किसी कारणवश पिछला वीडियो बीच में बंद करना पड़ा, सॉरी। मैं अशुद्धियों के प्रकार पर था। अशुद्धियों के प्रकार सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि और पुनरावृत्ति अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि मतलब किसी सिद्धांत की अवहेलना करके खातों में एंट्री कर देना, किसी सिद्धांत को दरकिनार करके खातों में एंट्री कर देना। जैसे जब कोई प्रविष्टि किसी गलत सिद्धांत के प्रयोग पर आधारित हो या कोई लेखा करते समय अकाउंट्स के रूल की अवहेलना हो जाए। अब अकाउंट्स के रूल क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, वो थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किसी आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय मानकर लिख दिया जाए या उचित समायोजन नहीं किया जाए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी है, जब खरीदी है तो दो बातें हो सकती है, तो उधार खरीदी है, नगद खरीदी है। मान लो कि आपने उधार खरीदी है, आपने फर्नीचर खरीदा है उधार या कोई अन्य वस्तु खरीदी है उधार। मैं सीधा माल बताता हूँ कि माल आपने उधार खरीदा है, परचेज कर लिया आपने, ठीक है। उधार खरीदा है, मान ली सोहनलाल से उधार, जिस व्यक्ति को से खरीदेंगे उसके नाम लिखेंगे, तो एंट्री इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, लेकिन एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश मान के कर दी। अभी तक तो कैश तो उसको दिया ही नहीं है, जबकि हमने खातों में कैश को दिया हुआ दिखा दिया, और जब भविष्य में उसको हम आगे और कैश देंगे तो इस तरह से हम डबल पेमेंट में ये चला जाएगा। तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। सिद्धांत कहता है कि उधार खरीदी है तो व्यक्ति के नाम से लिखिएगा, अगर नगद खरीदी है तो ही कैश को लिखिएगा। आपने कैश को उधार में लिख दिया तो ये सिद्धांत की अवहेलना हो गई है। इसी प्रकार आपने खरीदा है कूलर, या आपने ख़रीदा है कोई अन्य वस्तु खरीदी और उसको किसी अन्य वस्तु के खाते में डाल दिया। आपने ख़रीदा माल है, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीद दिया, फर्नीचर में डाल दिया। इस तरह से ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। भूल की अशुद्धि वो है जो खाता होने से रह जाए। आपने बिल्कुल आप सही करने वाले थे लेकिन आपने लिखा ही नहीं है, सही गलत कुछ इसमें लिखा ही नहीं है, तो वो भूल की अशुद्धि मानी जाती है। हिसाब की अशुद्धि, जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने एक एग्जांपल ले रखा था 795 का, यानी कोई वस्तु है उसको हमने लिखना किसी अन्य राशि से है और शब्दों मतलब अंकों में हेर फेर हो जाए। 844 को 484 लिख दिया जाए, 690 को 960 लिख दिया जाए, तो ये हिसाब की अशुद्धि हो जाती है। और ये तलपट जब बनाएंगे तो ये पकड़ में भी आ जाती है। पुनरावृत्ति की अशुद्धि हो जाती है यदि किसी व्यवहार के संबंध में लेखा पुस्तकों में एक से ज़्यादा बार प्रविष्टि कर दी जाए, ऊपर भी कर दिया जाए नीचे भी। अकाउंट्स बनाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये एंट्री, एक वाउचर हम वाउचर के हिसाब से बनाते हैं कि हाँ भाई इस महीने में इतने इतने वाउचर आए। अब एक वाउचर की एंट्री होने के बाद वाउचर आपके पास वहीं रह जाए तो आप वापस उसे उठा के वापस पुस्तकों में लिख देंगे, तो डबल एंट्री हो गई ना। तो ये है पुनरावृत्ति की अशुद्धि। तो 4 प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। अब इन अशुद्धियों के संबंध में अंकेक्षक क्या करता है? देखिए, अशुद्धियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। ऑडिट का मूल तो नहीं लेकिन सहायक उद्देश्य है ये। और सहायक उद्देश्य पूरा हो बगैर मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। यदि लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ मौजूद हों और तलपट का मिलान, देखिए तलपट का मिलान, मैंने कहा कि ये सब, मैंने ऊपर एक लाइन बोली थी कि ये सब तलपट में पकड़ में आ जाएगी। तलपट एक गणितीय विवरण है, तलपट गणितीय विवरण है। उस समय हम केवल ये गणितीय त्रुटियों को ही पकड़ सकते हैं। हम सभी खातों के अंत से सभी खाता में जितने खाते हैं, लेजर में जितने खाते खोले जाते हैं, सभी खाते शेष इसमें लेते हैं हम। और दोनों पक्ष डेबिट क्रेडिट सेम है तब तो हमारा तलपट सही है और सभी सही रूप से उनके शेष निकाले गए हैं। अगर मिलता नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है। अब आता है अशुद्धियों के बाद छल कपट या गबन। जैसे मैंने कहा कि अशुद्धियाँ तो भाई बिना सोचे समझे होती है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है किसी को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ गबन है वो जानबूझकर किया जाता है, सोच समझकर किया जाता है। करने वाले को ये पता होता है कि गलत है, करने वाले को यह पता होता है कि यह गलत है, लेकिन फिर भी वो करेगा। यानी छल कपट जानबूझकर किए जाते हैं। छल कपट के पीछे एक निश्चित इरादा होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। छल कपट का एक परिणाम निश्चित होता है। अशुद्धियों का परिणाम निश्चित नहीं था, हमें नहीं पता था कि इनका, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अशुद्धि
हो रही है, जबकि छल कपट में हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं संस्था के साथ, तो उसका परिणाम भी निश्चित होता है। छल कपट करना एक अपराध है और इसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसमें के लिए दंड की व्यवस्था है। गबन जो करता है उसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो गबन और छल कपट, फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अनाधिकृत रूप से स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है तो इसे हम उस संपत्ति का गबन कहते हैं। अपनी संपत्ति नहीं है, किसी और संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अगर हम लेते हैं तो वो भी गबन है। तो छल कपट के प्रकार क्या हो सकते हैं? रोकड़ का गबन करना, माल का गबन करना यानी पैसा हड़प लेना, माल हड़प लेना, अन्य संपत्तियों का गबन, सुविधाओं का गबन, श्रम का गबन, पुस्तकों में गड़बड़ी। देखिए, रोकड़ का गबन आसानी से किया जा सकता है। इसमें भार कम होता है, मूल्य ज़्यादा। मतलब रुपये आपने अगर 15 लाख रुपए या 50,000 रुपये कहीं अपनी पैंट की जेब में इधर उधर डाल के ले जा सकते हो घर पर कैश अपनी तिजोरी से। तो रोकड़ का गबन आसान होता है, इसमें भार कम होता है, मूल्य ज़्यादा होता है। इस प्रकार के गबन को छिपाना बहुत आसान है। ये गबन आसानी से पकड़ में भी नहीं आता। रोकड़ का गबन करने का आशय केवल मात्र रोकड़ चुराने से नहीं है, किंतु रोकड़ चुराकर साथ में ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाए कि वे चोरी पकड़ में भी न आ सके, ऐसी चोरी है। सामान्य चोरी तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किंतु गबन संस्था से संबंधित व्यक्ति ही कर सकता है। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो उन खाता भैयों के आसपास है, जो तिजोरी के आसपास है, जो अकाउंट्स के आसपास है। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं रोकड़ गबन करने का कि फर्जी बिल बनाकर वे के रूप में भुगतान दिखाना। फर्जी बिल, नगद बिक्री को रोकड़ बही में न लिखकर उस रकम को ऊपर ही ऊपर गायब कर देना, और उधार बिक्री की रकम प्राप्त हो जाने पर उसे जमा न करना और डूबत ऋण मान लेना। डूबत ऋण के प्राप्त हो जाने पर उसे रोकड़ बही में जमा न करना। ये सभी रोकड़ का गबन है। मतलब आप किसी तरह से रोकड़ का गबन कर सकते हैं। माल का गबन सामान्यतः चोरी के रूप में किया जाता है। इसके लिए सामान्यतः कोई लेखा प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े संस्थानों में जहाँ पर सामग्री खाता बही और स्टॉक रजिस्टर रखे जाते हैं, सामग्री और माल पर नियंत्रण की समुचित व्यवस्था रखी जाती है। माल की चोरी करने वाले व्यक्ति को यह भी देखना पड़ता है कि उसकी चोरी प्रकट न हो। तो स्टोर से माल चुरा लेना, माल का गबन, ग्राहकों से मिलकर उनके नाम का काल्पनिक जमा पत्र जारी करा लेना, क्रय व्यवसायी के नाम से माल को गायब कर देना। संपत्तियों का गबन, सुविधाओं का गबन। आजकल सुविधाओं का गबन इतना सामान्य हो गया कि बहुत से लोग उसे अपराध ही नहीं समझते। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कर्मचारियों के द्वारा ऐसी सुविधाओं का अनाधिकृत उपयोग या दुरुपयोग इन सुविधाओं का गबन कहलाता है। ये भी गबन है। जैसे मान लो कार्यालय के कार्यों के लिए मिली हुई मोटर कार जो केवल ऑफिस के लिए मिली है, लेकिन उसका आप घरेलू उपयोग में लेते हैं, तो वो उस मोटर कार का गबन कर रहे हो आप। टेलीफोन जो आपको केवल ऑफिशियल कॉल करने के लिए मिले हुए हैं, मोबाइल टेलीफोन कार्यालयों में, उनका अपने लिए प्रयोग करना वो भी गबन है। तो ये गबन के कुछ प्रकार। श्रम का गबन, संस्था के पदाधिकारी प्राय कार्यालय के सेवकों से अपने घर का कार्य करवा लेते हैं, तो ये श्रम का गबन है। ज़्यादा हमें इसके डीप में नहीं जाना है। गबन का अर्थ आपके समझ में आ गई। 3-4 बातें ये दिमाग में रखनी है कि इसमें जानबूझकर किया जाता है और इसमें तो ये ऐसा जानता या लापरवाही नहीं होता है, और इसमें परिणाम निश्चित हो, ज़्यादा भी इसमें निश्चित होता है। ठीक है, यही है टाइप्स ऑफ ऑडिट। उसमें हम इसके बाद सिलेबस में अगला टॉपिक आता है अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ अंकेक्षण। इसमें से कुछ अंकेक्षण के प्रकार मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। जैसे हम शुरुआत करते हैं वैधानिक अंकेक्षण से। वैधानिक अंकेक्षण किसी अधिनियम की व्यवस्थाओं, वैधानिक नाम है, विधान के अनुसार होगा, किसी अधिनियम की कोई ना कोई व्यवस्था के अनुसार ही वो अंकेक्षण किया जाता है, और उन्हीं व्यवस्थाओं के, उन धाराओं, उस अधिनियम के तहत ही अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। वो वैधानिक अंकेक्षण है। वो कौन से हैं? वो वैधानिक अंकेक्षण है। सरकारी अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण जैसे कंपनियों के होते हैं ना, कंपनी, बैंक, सहकारी संस्था आदि का अंकेक्षण संबंधित अधिनियम
उस अधिनियम की धाराओं के तहत होता है। किस अधिनियम के, जैसे मैंने शुरुआत में पिछले वाले वीडियो में बताया कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 139 से 148 में वैधानिक अंकेक्षण, भारतीय कंपनी अधिनियम विधान से जारी हुआ है, उसमें 139 से 148 तक अंकेक्षण की बात है, वो वैधानिक अंकेक्षण है, विधान की नियमों के अनुसार है। तो सहकारी बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह, सहकारी समितियों का अंकेक्षण ऐसा होता है। सरकारी अंकेक्षण, सरकारी आय और व्यय का अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के समस्त विभागों, जैसे सरकारी कार्यालयों में जो ऑडिट आती है वो सरकारी अंकेक्षण का भाग है, उसके लिए अंकेक्षण के भी नियम अलग से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें नगर पालिका तो सरकार के समस्त विभागीय स्थानीय सत्ताओं, अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है। यह अंकेक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के मान्यता प्राप्त सदस्यों से नहीं करवाया जाता। जो वैधानिक अंकेक्षण है, जो पहला हमने देखा है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, उसमें ऑडिट करने वाला सीए ही हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकते हैं, याद रखना। लेकिन जो सरकारी अंकेक्षण है, जो सरकारी कार्यालयों का ऑडिट है, वो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी होते हैं, और उसके लिए एक अलग से निरीक्षण विभाग बनाया गया है जयपुर में। हर कार्यालय में होता है, हर राज्य में होता है। राजस्थान में जो ऑडिट की जो जिम्मेदारी, सरकारी कार्यालयों के ऑडिट की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो निरीक्षण विभाग, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को दी गई है। और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही एक अंग होता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही एक अंग अपना नियुक्ताधिकारी होता है, डीटीए वो होता है, उसी प्रकार वो अपने इंस्पेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट काम करता है सभी कार्यालयों में ऑडिट का। इसके अलावा एक होती है LFAD, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ये भी वित्त विभाग का ही हिस्सा है। ये स्थानीय सत्ताओं, नगर पालिका, नगर परिषद, इनकी ऑडिट करने के लिए जो बनाया जाता है, पंचायत समिति वगैरह, उनको वो LFAD कहते थे। तो सरकारी अंकेक्षण के लिए सीए होना ज़रूरी नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो CAG, जो संविधान के अनुच्छेद 248 में बताया गया है CAG, तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी भारत के सभी विभागों के खातों की जांच करने में सक्षम प्राधिकारी है। सरकारी अंकेक्षण। एक होता है ऐच्छिक अंकेक्षण। ऐच्छिक अंकेक्षण जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा स्वेच्छा से अंकेक्षण करवाया जाता है, वो ना संवैधानिक होता है ना सरकारी होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो ऐच्छिक अंकेक्षण है। इसके अलावा हम बात करते हैं वित्तीय अंकेक्षण। किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय लेखों का अंकेक्षण। केवल देखो, अगर हम वैधानिक अंकेक्षण की बात करेंगे किसी संस्था में, तो सभी लेखों की जांच होगी, चाहे वो जर्नल हो उसकी, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो अंतिम खाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, वित्तीय अंकेक्षण में क्या होता है, सभी खातों की जांच नहीं करके केवल वित्तीय खातों की जांच की जाती है, वो वित्तीय अंकेक्षण है। लागत अंकेक्षण में केवल और केवल कॉस्ट, मतलब जो उसके लागत लेखे हैं, किसी निर्माणी या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें लगभग ये होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें लगभग ये होता है। ये किसी निर्माणी या उत्पादन संस्था के लागत लेखों के अंकेक्षण को लागत अंकेक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन लागत में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यय की विस्तृत और गहन जांच पड़ताल करके उसका पता लगाया जाता है। यह औचित्य अंकेक्षण और कुशलता अंकेक्षण का मिला जुला रूप है। ये औचित्य अंकेक्षण और कुशलता अंकेक्षण क्या है, इसके बारे में भी हम अभी जान लेंगे। लागत अंकेक्षण आप समझ गए हैं, केवल लागत का इसमें ब्यौरा होता है, लागत के अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ा जाता। जिस तरह से वैधानिक अंकेक्षण करने के लिए ICAI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडियंस का सदस्य होना यानी CA होना ज़रूरी है, वैसे लागत अंकेक्षण करने के लिए भी आपको ICWA, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट्स, यानी ये लागत लेखों के CA अलग से होते हैं, उनकी अलग योग्यता होती है, अलग क्वालिफिकेशन होते हैं। तो लागत अंकेक्षण वही कर सकते हैं जिसके पास ICWA की योग्यता है, जिसके पास ICWA की योग्यता है, जिसके पास ICWA की योग्यता होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार केंद्र सरकार विभिन्न कार्यों में लगी कंपनियों में किसी वर्ग के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य कर सकती है। ये भारतीय
सरकार पर निर्भर करता है। इसमें एक धारा भी दी गई, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148, यानी 9 ही तो धारा है, उसमें सबसे अंतिम जो धारा है 148, उसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार जो केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यों में जो कंपनी लगी है, उन किसी भी कंपनी का वो लागत अंकेक्षण अनिवार्य कर सकती है। उसके बाद आता है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की नीतियों और कार्य निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक, यानी मैनेजमेंट को कोई मिला है, कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट, तो उसमें वो प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए हमें प्रबंध अंकेक्षण करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे। आज हमने वैधानिक अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण को देखा है। अब इसके कई रूप और हैं, जैसे निपुणता अंकेक्षण है, आंतरिक अंकेक्षण है, बाह्य अंकेक्षण है, पूर्ण अंकेक्षण है, आंशिक अंकेक्षण है, चालू अंकेक्षण है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मैं कल डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हाँ, एक जानकारी देनी थी आप, लेकिन उसके लिए चलो अलग से वीडियो डाल देता है। ठीक है, थैंक यू।